हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का 5th चैप्टर लेकर आया हूं, नियंत्रण और समन्वय। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग मस्तिष्क, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए बच्चों आप लोग क्या कीजिए, इसमें इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, समझ में आए तो कमेंट भी कीजिए। नियंत्रण और समन्वय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या? नियंत्रण। और समन्वय का मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? तालमेल बैठाना। और समन्वय का मतलब संबंध को स्थापित करना। तो देखते हैं कि आज का जो ये जो चैप्टर है, ये काफी आपका क्या है, इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? इसमें इंपोर्टेंट बात सब क्या है आपको समझना है। और इसमें से क्वेश्चन आता है कि नियंत्रण और समन्वय में क्या क्या, नियंत्रण और समन्वय में क्या समझते हैं। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है कि जंतुओं में नियंत्रण, पौधों में नियंत्रण। ठीक है ना? तो जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है? जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में नियंत्रण कैसे होता है? तो मनुष्य में नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? न्यूरॉन के माध्यम से। उसी तरह पादप में भी नियंत्रण होता है। इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, बहुत अच्छा से समझिएगा क्या होता है। कि सबसे पहले नियंत्रण और क्या है, समन्वय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड क्या, कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है, नियंत्रण को, यानी किसको? कंट्रोल को। क्या चीज को? कंट्रोल का। सबसे समझिए कि कंट्रोल का मतलब क्या है। कि देखते होंगे कि जब किसी व्यक्ति का यदि मानसिक संतुलन बिगड़ता है, कंट्रोल का मतलब क्या, कि वो संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है ना? यदि आपका संतुलन बना हुआ है, मस्तिष्क का या शरीर का सभी अंग क्या सही ढंग से काम कर रहा है, तब तो आपका क्या है, संतुलन में है। यदि आपका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या है, संतुलन में है? नहीं है। तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जिनका क्या है, मानसिक संतुलन क्या रहता है, खराब रहता है, बिगड़ा हुआ रहता है। चाहे वो किसी भी कारणवश से हो सकता है, चाहे उसके घर की स्थिति के कारण हो या किसी और के कारण, चोट से भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल क्या बिगड़ना। तो कहता कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ये तो हम लोग पहले जिस दिन से बच्चों बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, उसी दिन से हम लोग क्या इस चीज को पढ़ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वो क्या चीज से बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है ना? वो कोशिका क्या किसका निर्माण करता है? ऊतक का। ऊतक किसका निर्माण करता है? अंग का। और अंग किसका निर्माण करता है? पूरे बॉडी, शरीर का। ठीक है? तो ये जो हमारा असंख्य कोशिकाओं है, क्या है, असंख्य। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, क्या चीज पढ़े, नेफ्रॉन के बारे में। तो एक नेफ्रॉन में 10 लाख क्या था आपका, नलिकाएं थी ना? कहता है कि 10 लाख क्या नेफ्रॉन नलिकाएं थी, जिनसे मिलकर क्या नेफ्रॉन का निर्माण हुआ था, यानी जिसको वृक्क नलिका भी कहते हैं, है ना? तो अब समझ सकते हैं कि यहां पर भी क्या है कि हमारा शरीर जो है ना बच्चों, वो क्या है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या है, बना हुआ है। तो अब असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक कोशिकाओं से जो ऊतक बना है, उस ऊतक से अंग का जो निर्माण हुआ है, तो हर एक अंग का कार्य क्या है, अलग अलग है। हर अंग का कार्य क्या है, अलग अलग है। जैसे मुंह से क्या है, बोलने का, खाने का, भोजन को चबाने का काम करते हैं कि ना? तो उसी तरह कान से क्या है, सुनने का काम करते हैं। मुंह से किसी को बोलने का कार्य करते हैं। आंख से किसी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं कि नहीं है? तो मान के चलिए जैसे हम एक साथ अभी जैसे हम बोल भी रहे हैं और हम हाथ को क्या कर रहे हैं, हिला भी रहे हैं, है ना? तो समझिए ना कि यानी क्या कि कंट्रोल भी है और हम अपने अंगों के बीच में क्या कर रहे हैं, संबंध को भी स्थापित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
क्या कि हमारा एक साथ का ही वो काम हो रहा है कि मुंह से बोल भी रहे हैं, मस्तिष्क हमारा कंट्रोल है कि नहीं है, और जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और उसके साथ भी क्या मेरा हाथ भी, हाँ हाथ में भी कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हाथ से क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि मस्तिष्क हमारे हाथों को भी क्या करता है, कंट्रोल किए हुआ है, और उसको क्या दिशा निर्देश दे रहा है कि आप अपने हाथों को क्या इस प्रकार से हिलाइए डुलाइए, चाहे ऐसे बच्चे को समझाइए। तो इसका कहने का मतलब क्या कि यही जो नियंत्रण और जो समन्वय है ना, ये हमारा किससे, कोशिकाओं से जो बने अंग है, कोशिकाओं से जो बने अंग है, और उन अंगों को नियंत्रित करने का कौन कार्य करता है, मस्तिष्क। कौन काम करता है, मस्तिष्क। तो समझिएगा थोड़ा सा यहां से, कहता कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से क्या है, मिलकर बना है, जिसकी संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बिल्कुल सही बात है, अभी तो वही हम लोग समझ रहे हैं ना कि हमारा जो शरीर का जो हमारा जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं से क्या है कि जो अंग का जो निर्माण हुआ है उन अंगों का कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न हमारे शरीर में अंग है ना, और भिन्न भिन्न अंगों का क्या है कार्य, भिन्न भिन्न है। तो कहता है कि जो भिन्न भिन्न कार्यों को क्या करती है, संपादन करती है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में हाथ से तो नहीं चलते हैं, पांव से चलते हैं। तो देखो हमारा जो शरीर है, तो शरीर का जो है क्या है, हमारा पैर क्या है, चलने के लिए दिया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। अब जो हाथ दिया है तो लिखने के लिए दिया है, खाना को खाने के लिए दिया है, हाँ, और क्या दिया है, किसी भी सामान को उठाने के लिए दिया है कि नहीं है। उसी तरह मुंह किसके लिए दिया है, खाने के लिए दिया है, हाँ, बोलने के लिए दिया है, पढ़ने के लिए दिया है। लेकिन कहेगा कि लिखने के लिए मुंह से लिखल होगा, है संभव है, नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारे शरीर में जो बच्चों अंग है ना, उन अंगों का कार्य क्या है, भिन्न भिन्न अंग है, और भिन्न भिन्न कार्य को क्या करता है, वो संपादित करता है। कहता इस विभिन्न कार्यों को करने के लिए दिमाग, दिमाग का मतलब क्या, मस्तिष्क, दिमाग का मतलब क्या, दिमाग या मस्तिष्क की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये तो हम पहले ही बता रहे हैं ना बच्चों कि किसी भी कार्य को करना है, जब तक आपका मस्तिष्क सही में नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, तब तक आप किसी भी कार्य को संपन्न सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी कार्य को करना है तो आपको उस कार्य को करने के लिए जिस अंगों से कार्य करवाना है, जैसे हमको लिखना है तो लिखने के लिए हमारा क्या चाहिए, हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम हाथ को जब तक हमारा मस्तिष्क परमिशन नहीं देगा, ऑर्डर नहीं देगा, ठीक है ना, तब तक मेरा हाथ उस कार्य को नहीं करेगा। सीधा बात समझिए कि यदि आपको इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा बात को पढ़ना है जो आज आप लोग क्या, आज तक आप लोग नहीं समझे होंगे, न जाने होंगे, उन चीजों को बहुत गहराई से समझना है कि यहां पर क्या कह रहा है। ये चैप्टर बहुत ही हमारे बॉडी के लिए क्या है, लाभदायक है। जब तक ये चैप्टर समझेंगे नहीं तब तक हमको क्या होगा, और सब चैप्टर तो हम समझ गए कि उसमें भी हमारे शरीर का कहीं ना कहीं कोई अंग के बारे में पढ़ते थे। ये जो अंग है ना, ये इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है ना, ये चैप्टर समझिए कि आपके जो आप यदि सही से किसी से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं पे कोई कार्य कर रहे हैं, तो इसी के किसके कारण, नियंत्रण और समन्वय के कारण ही आप हर कार्य को क्या करें, सफल पूर्वक कर रहे हैं। तो यहां कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको क्या चाहिए, मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। बिना मस्तिष्क का आप कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते हैं। कहता कि और मस्तिष्क के द्वारा ही जो निर्देश दिया जाता है, किसको दिया जाता है, जिस अंग से कार्य करना रहता है। जैसे अभी हमारा मस्तिष्क किसको दे रहा है, हाथ और मुंह को। अब समय एक ही है, इसी समय में हम बोल भी रहे हैं और मेरा हाथ भी क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी मस्तिष्क हमारे दोनों अंगों को क्या कर रहा है, हाँ, निर्देश दे रहा है कि आप अपने इस अंग का क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। किस लिए, बच्चों को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो वही कहता है कि मस्तिष्क के द्वारा ही जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुरूप कार्य करते हैं, तो उसे नियंत्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। अब आपका मुंह बोल रहा, आपका मस्तिष्क कह रहा कि मुंह से क्या बोलिए,
लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। आपको कह रहा है कि मस्तिष्क कह रहा है कि ये सामान को उठाइए, आप नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने मस्तिष्क के दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका मस्तिष्क सही से कंट्रोल में कार्य नहीं कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर कहता है कि नियंत्रण पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव में होता है। कहता है कि पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित सजीव हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो पादप हो, इस पृथ्वी पर तो दो ही सजीव पाया जाता है जी। एक क्या? जंतु, और दूसरा क्या? पादप। कोई और है? तीसरा भी है। सजीव का मतलब क्या कि जिनमें श्वसन की क्रिया क्या होती है। तो श्वसन की क्रिया किसमें होती है? या तो जीव जंतु में। तो जीव जंतु में मानव भी आता है, बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं, एक कोशिकीय आते हैं, बहुकोशिकीय आते हैं, बहुकोशिकीय में निम्न भी आते हैं, और हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय में क्या है? जटिल है। हम लोग बहुकोशिकीय में क्या है? जटिल है। तो कहता कि इस नियंत्रण जो है यानी कंट्रोल सिस्टम जो है आपका, ये पृथ्वी पर जितने भी, चाहे वो जलीय जीव हो, चाहे वो स्थलीय जीव हो, ठीक है ना, चाहे वो उभयचर जीव हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मांसाहारी जंतु हो, चाहे वो शाकाहारी जंतु हो, हाँ, चाहे वो पक्षी वर्ग का हो, हर जीव जंतु में, यानी क्या कि जो भी इस पृथ्वी पर क्या है? सजीव है। पृथ्वी पर जो भी क्या है? सजीव है, उन सभी में क्या होता है? नियंत्रण की क्रिया होती है। क्लियर है? अब कहता दूसरा क्या है? समन्वय। क्या है? समन्वय। कहता कि समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। तालमेल का मतलब क्या कि जब आपका एक से दूसरे का क्या होता है? विचार मिलता है, तभी तो तालमेल बैठता है। जैसे हम लोग के घरों में जो शादी विवाह होता है तो संबंध कैसे जुड़ता है कि एक फैमिली दूसरे फैमिली से क्या होता है? अननोन, दोनों अननोन रहता है कि नहीं रहता है? बहुत सा ज्यादा अधिकांश तो लोग क्या होता है? अपरिचित में ही शादी विवाह होता है, तो वहां पर भी तो संबंध को स्थापित किया जाता है। आज आपको और मेरे बीच में, आप लोगों के बीच में, आप लोगों का और मेरे बीच में भी तो संबंध है ना, कि एक गुरु और स्टूडेंट का क्या है? संबंध है। उसके कारण क्या है? हम आप एक दूसरे से क्या है? तालमेल बैठा हुआ है, इसलिए आप हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए और हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो आप मेरे पास नहीं पढ़िएगा, या आप बदतमीजी कीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे? क्लास से क्या करेंगे? निकाल देंगे। है कि नहीं है? तो इस तरह से जब तक किसी भी के बीच में कहीं भी कोई भी संबंध को स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या कि दोनों के बीच में, यानी क्या संबंध कब स्थापित होता है? एक से संबंध स्थापित होता है हमेशा। किससे स्थापित? संबंध को स्थापित करने के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो चीज चाहिए या दो व्यक्ति चाहिए, है कि नहीं? यही पर चीज यहां कहता है कि समन्वय जो है, समन्वय का अर्थ क्या होता है? तालमेल। अर्थात शरीर के विभिन्न, अर्थात क्या? शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संबंध को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। अब जैसे जैसे मेरा मस्तिष्क है, जहां से क्या होता है? निर्देश दिया जाता है, और किसको दिया जाता है? हमारे अंग को। हमारे जिस अंग से हमको क्या करना रहता है? तो एक तो मस्तिष्क है, एक मेरा क्या है? अंग है। तो दो हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी एक से संबंध यानी समन्वय स्थापित नहीं होता, यानी संबंध का स्थापित नहीं होता। हमेशा जब भी संबंध स्थापित होगा, समन्वय स्थापित होगा, तो वो दो वस्तुओं के बीच में या दो अंगों के बीच में। तो मस्तिष्क भी मेरा क्या है? एक प्रकार का अंग ही है, और मेरा हाथ भी, मुंह भी, कान भी, नाक भी, आंख भी, ये सब क्या है? हमारे शरीर का ही एक अंग है, जिनके बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे झगड़ा करते समय गाली देना, लड़ाई पीट कर रहे हैं और उसके बीच में क्या? गालियों दे रहे हैं। मान के चलो बात करते समय इशारा करना, मुंह से बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब देखो, एक तो मुंह से बोल रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं?
इशारा भी कर रहे हैं, तो समन्वय है ना, संबंध बना है कि नहीं, समझ रहे हैं ना कि समन्वय क्या है और नियंत्रण क्या है। तो कोई भी आप लोगों से बच्चों पूछेगा कि नियंत्रण क्या है, बता दीजिएगा कि नियंत्रण क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, चले आगे चलिए। अब कहता है कि नियंत्रण और समन्वय मुख्यतः क्या दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है क्या रसायन के द्वारा, जो हमारे शरीर में, जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर में क्या होता है, हार्मोन उत्सर्जित होता है। हाँ, दूसरा है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, क्योंकि हमारा शरीर ही बना है क्या चीज से, तंत्रिका तंत्र से बना है ना, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण क्या हुआ, तंत्रिका तंत्र से। तो समझिएगा कि यहां पर हम लोगों को पहला क्या है, रसायन के द्वारा हार्मोन। अब हार्मोन क्या होता है, तो देखिए जब आपका शरीर, जैसे क्या देखिए हार्मोन क्या होता है ना बच्चों, कि जैसे बाल आना, दाढ़ी आना, हाँ ये सब किसके कारण आता है, हाँ शरीर में कुछ बदलाव आना, लड़की हो चाहे लड़का हो, हर शरीर में क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। कहां से? अंतःस्रावी ग्रंथियां से। कहां से? हाँ, और ये ज्यादा मात्रा में नहीं स्रावित होता है। आप लोग देखते होंगे कैसे कोई व्यक्ति को बहुत बूढ़ा तक हो जाता है, उसको दाढ़ी तक नहीं निकलता है। किसी महिला से को देखते हैं कि मूंछ निकल जाता है, हाँ निकलता है, हाँ दाढ़ी सब थोड़ा थोड़ा, और पूरा नहीं, मनुष्य की मतलब क्या, पुरुष की भांति नहीं, हाँ थोड़ा सा निकलता है। हाँ, लेकिन ये सब जो है ना आपको किसके कारण होता है, हार्मोन। समझिएगा, तो कहता है कि हार्मोन होता क्या है, कहता है कि हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कहता है कि हार्मोन क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन, दाढ़ी आना, शरीर के बाह्य जननांगों में परिवर्तन होना आदि का नियंत्रण किसके कारण होता है, इसी हार्मोन के कारण। समझिएगा, कहता है कि ये जो हार्मोन है ये क्या है आपका, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे सजीवों में क्या होता है, स्रावित होता है, और वो स्रावित होकर के हाँ हमारे शरीर में क्या करता है, विभिन्न प्रकार के बदलाव को लाता है। हाँ, नहीं तो बच्चा में सबको क्यों दाढ़ी नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? बचपन में सबको दाढ़ी क्यों नहीं निकलता है? बचपन में ही क्यों नहीं प्रजनन के लिए योग्य होती है महिलाएं, लड़कियां? एक उम्र होता है ना, हाँ प्रजनन का। जैसे देखो हम लोग का जो शरीर है उसका मुख्यतः कितना अवस्था, एक होता है सबसे पहला क्या, शिशु होता है ना, जिस समय बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है। उसके बाद आता क्या, जिसको क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। तीसरा क्या आता है, यौवना, हाँ क्या कहते हैं, किशोरावस्था, जिसको यौवनारंभ भी कहा, उसी उम्र को क्या कहता है, हाँ किशोरावस्था होता है ना। फिर क्या होता है आपका चौथा, प्रौढ़ा, युवा, सॉरी युवा। तब फिर आता क्या, प्रौढ़ा होता है ना, हाँ तब आता क्या, बूढ़ा या वृद्धा बोलो, बूढ़ा या वृद्धा बोलो, यही आता ना। यानी क्या, जो शिशु जो होता है उम्र कितना से, 0 से 5 वर्ष के बीच में। बाल्य अवस्था क्या होता है, 5 से 10, और ये जो किशोरावस्था होता है वो 10 से कितना, 18 वर्ष के उम्र का किशोरावस्था कहते हैं। फिर अब यहां से क्या होता है, 18 के बाद कितना, 25 या 30 तक मान लीजिए आप, इसमें क्या है, आप युवा है। 30 के बाद क्या होता है, प्रौढ़ा आता है। प्रौढ़ा के बाद क्या आता है, जब आपका जब एज और ढलने लगता है तो आप क्या हो जाते हैं, तो हर अब शिशु में तो क्या शिशु में तो दाढ़ी बाल नहीं आ गया, आता है, नहीं आता है। बाल्यावस्था में भी नहीं आता है, आता कहां पर उसको, यानी इस अवस्था में ही हमारे शरीर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। और इसी हार्मोन स्रावित होने के कारण हमारे शरीर में भी बदलाव आता है, जनन योग्य भी होता है। हाँ, कि अब चाहे लड़का हो चाहे
लड़की हो, जननी हो, लेकिन उसका शरीर पूर्ण विकास नहीं रहता है। समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि तब न सरकार क्या कर दिया, एक उम्र को क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है कि आप इस उम्र के बाद ही लड़की को क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लड़की हो चाहे लड़का। जैसे लड़की के लिए कितना दिया गया अभी 18 और लड़का कितना 21 वर्ष, 21-22 दिया है ना। समझिए, तो कम से कम लड़की का उम्र कितना होना चाहिए 18 वर्ष और लड़का का कम से कम कितना होना चाहिए 21 वर्ष। लेकिन हमारे समाज में क्या है ना बच्चों कि गरीबी के कारण क्या होता है, लड़कियों का उम्र क्या होता है, बहुत कम उम्र में कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रजनन की क्रिया तो होती है, प्रजनन की क्रिया में भाग लेती है, लेकिन उनका शरीर पूर्ण विकास नहीं होने के कारण न बच्चा स्वस्थ रहता है न मां स्वस्थ रहता है, यानी जच्चा बच्चा दोनों क्या होता है, अस्वस्थ होता है। इसलिए सरकार क्या करते हैं कि नियम बनाते हैं, हाँ, कि हमारे समाज में बेटियों का या बेटों का शादी कितना उम्र के बाद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका पूर्ण हार्मोन तो स्रावित होने लगता है कम उम्र से ही, लेकिन क्या वो हार्मोन परिपक्व हुआ है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या कि वो जो आपके शरीर में जो हार्मोन जो स्रावित हुआ है, क्या वो हार्मोन आपके लिए क्या परिपक्व हुआ है। परिपक्व का मतलब क्या, युवा हो गया है। परिपक्व का मतलब क्या कि जनन योग्य बन गया है। ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो वही कहा था कि हार्मोन क्या है, आपका एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन, दाढ़ी आना, शरीर के बाह्य जननांगों में क्या करना, परिवर्तन होना, ये सब जो होता है किसके कारण, इसी हार्मोन के कारण। तो दिक्कत है इसमें। कहता कि हार्मोन का ग्रंथि रस भी, हार्मोन को क्या कहते हैं, ग्रंथि रस। अब क्यों कहते हैं ग्रंथि रस, क्योंकि ये क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। कहता है कि इसको ग्रंथि रस भी कहा जाता है। और ग्रंथि रस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, स्रावित होता है। स्रावित का मतलब क्या, निकलता है। कहा जाता है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, ग्रंथि रस भी कहते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है तंत्रिका तंत्र। अब क्या है, तंत्रिका तंत्र, समझिएगा। कहता है जिस तंत्र के द्वारा, अब दूसरा था क्या आपका, एक तो पहला क्या था हमारा, रासायनिक था ना जी, एक क्या था हमारा, और दूसरा क्या हमारा, तंत्रिका तंत्र। तो समझिएगा थोड़ा सा कि तंत्रिका तंत्र है क्या। कहता है कि जिस तंत्र के द्वारा, जिस तंत्र के विभिन्न अंगों का नियंत्रण, विभिन्न अंगों का और अंगों का वातावरण में सामंजस्य, सामंजस्य मतलब कि उसको उसके अनुरूप क्या करना, कार्य करना। सामंजस्य का मतलब क्या, तालमेल। सामंजस्य का मतलब क्या, तालमेल। कहता सामंजस्य स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कहता है कि जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और समन्वय या सामंजस्य क्या होता है, स्थापित होता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग, तंत्रिका तंत्र कहते। क्लियर है। कहता कि हमारे शरीर में संवेदनाएं, कहता कि हमारे शरीर में प्रत्येक संवेदनाएं को हमारे दिमाग या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र ही करता है। यह काफी तीव्र गति विद्युत आवेश गति से क्या करता है, काम करता है। कहता है कि बच्चों जिस प्रकार से किसी भी चालक से, क्या चीज से, चालक से किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, हाँ वही ना विद्युत धारा बनता है जी। जिस तरह से किसी भी चालक से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी क्या, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी तरह हमारे शरीर में विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक विद्युत आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। और हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ना कि जिसको हम लोग ईसीजी, ईसीजी क्या चीज, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं। हृदय की धड़कन को पढ़े हैं ना कि हृदय की धड़कन को हमारा उस पर क्या होता है, इस प्रकार से
रहता है कि नहीं रहता है? हाँ या नहीं? ये क्या है हमारा? यही विद्युत के हमारा जो धड़कन में जो विद्युत आवेश जो उत्पन्न होता है, शरीर में जो प्रवाह होता है, उसी को क्या चीज पर? स्क्रीन पर दिखाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ईसीजी मशीन से, ईसीजी मशीन से हम लोग उसको क्या करते हैं? नापने का काम करते हैं। क्लियर है? आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और साथ में कमेंट भी कीजिए। जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब यहां पर जो पढ़ना है बच्चों, क्या? पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पहले पढ़ते किसमें? पौधों में नियंत्रण और समन्वय। बाद में पढ़ेंगे किसमें? जंतु में। पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय क्या होता है कि क्रिया होती है। समझिए क्या कहता है कि पादपों का मतलब क्या? पेड़ और पौधा में विभिन्न जैव क्रियाओं का नियंत्रण एवं उनके समन्वय, उनके क्या? समन्वय जंतुओं की तरह नहीं होता है। कहता है कि जिस प्रकार से जंतु में होता है, हाँ, कि उसको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता है? मस्तिष्क होता है। हाँ, इस प्रकार से इसमें क्या होता है? नहीं होता। तो होता कैसे? तो सो समझिए। कहते कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। बाह्य उद्दीपन का मतलब क्या? बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन उनके लिए क्या? कि जैसे सूर्य की प्रकाश, जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। यहां भी कह रहा है, यहां कहता है कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उनके अनुसार उसमें क्या होती है? गति भी होती है। नहीं होती है? जैसे देखना कि कभी सूर्यमुखी का पौधा देखा है? उसे देखोगे कब बच्चों कि सूर्य यदि पूरब की दिशा से अभी निकला हुआ है तो सूर्यमुखी का फूल क्या होगा? पूरब की दिशा में होगी। और जब वो पश्चिम की दिशा में सूर्यास्त के समय, तो वो फूल भी क्या होता है? पश्चिम की दिशा की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ये बाह्योद्दीपन हुआ कि नहीं हुआ? यानी क्या? बाहरी चीज के अनुसार, सूर्य क्या हमारा वायुमंडल, हमारे क्या है? वायुमंडल में है ना, तो उसके अनुसार वो क्या किया? अपना बदल लिया, दिशा अपना क्या किया? बदल लिया। तो वही कहता है, समझेगा। तथा उसमें गति होती है। पौधों में ऐसी गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तन गति या ट्रोपिज्म या अनुवर्तिनी गति भी कहते हैं। और भी देखो बताते हैं, उतना ही नहीं। जैसे हम लोग लौकी का पौधा लगाते हैं, घेरा का भी पौधा लगाते हैं, जिसको नेनुआ भी कहा जाता है, तो देखते होंगे कि उसका जितना भी आगे का जो भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग, वो सूर्य की ओर ज्यादा वो क्या करता है? जाता है। नहीं जाता है? कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं? अरे लत्ती देखी है ना, तो उसका लत्ती किधर की ओर जाता है? अधिकांश देखना हमेशा पूरब की ओर रहता है। हमेशा उसका देखना हमेशा किधर की ओर जाएगा? पूरब की दिशा की ओर जाएगा। वो भी उसका क्या है? बाह्य उद्दीपन है कि नहीं है? वो भी क्या है? बाह्य उद्दीपन है। तो अब वही यहां पर कहता है कि पौधों में जैसे पादप में जो है ना, वो जंतु की भांति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पौधा में क्या होता है ना, बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। हम लोग ये नहीं कि सूर्य निकल रहा था, सूर्य की ओर क्या हो रहा है? हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा है? हम लोगों में ऐसा है कि सूर्य यदि ऊपर से निकल रहा तो हम लोग भी बड़ा होते होते उतना बड़ा हो जाए। लेकिन पौधा में क्या है कि उसकी लत्ती हमेशा क्या रहती है? बढ़ती ही रहती है, नहीं बढ़ती रहती है। एक लत्ती से दूसरा लत्ती, दूसरा लत्ती से तीसरा लत्ती, तीसरा लत्ती से, उसी में से क्या अनेक प्रकार की लत्तियां क्या रहती है? उसमें से निकलती रहती है। और वो सभी क्या सूर्य की दिशा की ओर ज्यादा वो निकलती है। आप किसी भी पौधा में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो नियंत्रण और जो समन्वय स्थापित होता है, हाँ, तो उसमें जो गति होती है, गति का मतलब क्या? दौड़ना। गति का मतलब क्या? कि उस दिशा की ओर बढ़ना। गति का मतलब क्या? कि उस किस दिशा की ओर? बाह्य उद्दीपन की ओर
बढ़ना, ठीक है ना। तो उस गति को ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म या अनुवर्तनी या अनुवर्तन गति कहते। अब ये क्या है, ये 4 प्रकार का केवल सूर्य की ओर नहीं जाता है, केवल ये भी बता देते हैं। यदि सारा सूर्य की ओर आ रहा है, अब पौधा के जड़ का किधर की ओर जाना है, मिट्टी की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर, समझेगा। अब केवल क्या है, थोड़े कि खाली सब सूर्य की ओर जाएगा, कुछ परिवर्तन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर ही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसका जितना जड़ है सारा का सारा किधर रहता है, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जो जाता है, तो मिट्टी के पृथ्वी कौन सा बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसका जड़ भी क्या होता है, गुरुत्व की, यानी क्या पृथ्वी की ओर धंसते जाता है। तो समझेगा। तो यहां कहता है कि अनुवर्तन गति मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, प्रकाश अनुवर्तन नाम से ही, दूसरा क्या है गुरुत्वानुवर्तन, और तीसरा क्या है रासायनिक अनुवर्तन, और चौथा क्या है जलानुवर्तन। नाम से ही स्पष्ट, प्रकाश अनुवर्तन मतलब क्या, प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ेगा। गुरुत्वानुवर्तन यानी क्या, पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। फिर क्या आपका रासायनिक अनुवर्तन, फिर क्या आपका जलानुवर्तन, क्योंकि जड़ जो होता है वो नीचे से ही मिट्टी जल क्या करता है, मिट्टी से जल खींचने का काम करता नहीं करता है। तो अब इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अभी डिस्कस करते हैं। चलिए समझिए क्या कहता है। जैसे कहता है प्रकाश अनुवर्तन, समझिएगा। कहता कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को ही क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या रहा समझिएगा थोड़ा सा। कहता है कि पेड़ पौधों, इसमें पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा, विभिन्न अंग मतलब विभिन्न अंग तो उसमें टहनी है, शाखा है ना, पत्ता है, लत्ती है। अब देखिए पौधा भी तो विभिन्न प्रकार का होता है ना। एक पौधा होता है लतीदार वाला, लतीदार होता है ना। एक पौधा क्या होता है मोटा सिर वाला होता है ना। तो लतीदार वाला में जैसे क्या, हम लोग जितना भी साग सब्जी होता है उसका अधिकांश क्या होता है लतीदार। जैसे परवल खाइए लत्ती में फरता है, घेरा खाइए लत्ती में होता है, कद्दू खाइए लत्ती में होता है। हाँ है कि नहीं है। आप क्या और क्या खाते हैं लत्ती वाला, तरबूज खाइए लत्ती में होता है। और क्या होता है लत्ती में, खीरा, उसके बाद मान के कदीमा, हाँ ककड़ी, ये सब क्या है लत्ती में होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां कहता है कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग, तने के शीर्ष मतलब सबसे ऊपरी, या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। अब समझिएगा, जैसे यहां पर ये हमारा क्या आपका सूर्य है, यहां पर कोई पौधा है, अब इसका पत्ती क्या हो रहा है, सूर्य की ओर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है कि नहीं है। तो इस प्रकार के जो अनुवर्तन, इस प्रकार के जो गति होता है ना, किसमें, पादप में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की दिशा में, किसके दिशा में, प्रकाश के दिशा में जब पेड़ पौधा क्या होता है, बढ़ता है, तो उस गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहता है, गुरुत्वानुवर्तन। कहता कि पेड़ पौधे के अंगों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, किसकी दिशा में, तो गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर। तो वो कहां पर दिखाई देगा, जैसे प्रकाश अनुवर्तन किधर दिखाई दिया, तो पत्ते के शीर्ष भाग में, लत्ती के शीर्ष भाग में। तो उसी तरह ये कहां दिखाई देगा, पौधे के जड़ों में। कहां दिखाएगा, पौधों के जड़ों में, समझिएगा। कहता है कि पेड़ पौधे के अंगों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होने वाले गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्लियर है।
कहता है इस प्रकार की गति पौधे की कहां पर, जड़ों में स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई। अब ये भी गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, धनात्मक, और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। अब समझिए धनात्मक क्या है। अब देखिए कहता कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर पादप की वृद्धि की गति को क्या कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। समझिएगा क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है ना, यदि उधर की ओर हो रहा है तब तो वो क्या है, धनात्मक। उसके विपरीत हो रहा है तो क्या हो गया, ऋणात्मक। अब विपरीत समझ लीजिए कहां हो रहा है, पत्ती में। प्रकाश अनुवर्तन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, प्रकाश की ओर, यानी क्या, गुरुत्वाकर्षण की जस्ट उल्टा। समझे, किधर, एक है नीचे की ओर, एक क्या आपका, तो ऊपर की ओर जो प्रकाश की जो दिशा में दिख रहा है वो कहां दिख रहा है, किसमें, पौधे के शीर्ष भाग में। और ये दिख रहा कहां, पौधे के, तो शीर्ष तो ऊपर हो गया और जड़ क्या हो गया, सबसे एक दूसरे का क्या है, विपरीत। तो जो गुरुत्व यहां कर रहा गुरुत्वाकर्षण कर रहा, तो गुरुत्वाकर्षण वो हो गया धनात्मक, यानी क्या कि जड़ में जो गति होता है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा, और जो शीर्ष में होगा उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक। क्लियर है ना, याद करने की जरूरत है। समझिए, कहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण की ओर हो रहा है वो तो धनात्मक हो गया, क्योंकि नाम ही है उसका धनात्मक क्या, गुरुत्वानुवर्तन, उसका नाम ही है। यानी क्या कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की, यानी जो पृथ्वी की ओर जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जो इसके विपरीत होगा, कहता है समझिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन में क्या कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या, उल्टा, विपरीत का मतलब क्या, उल्टा, विपरीत और पादप की वृद्धि की गति को क्या कहते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो ये कहां दिखाई देगा, शीर्ष में, टहनी में, शाखा में, है कि नहीं, ये भाग कहां आपको दिखाई देगा, यही सब में दिखाई देगा, शीर्ष भाग में, टहनी में, पत्ता में, ये सब में क्या होगा, ये दिखाई देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए आगे है क्या आपका, रासायनिक अनुवर्तन। क्या आपका, सुनिए, कहता कि पेड़ पौधों के विभिन्न भागों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाले गति को क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति बीजों के जन्म के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहता है कि ये आपको कहां दिखाई देगा, बीजों के जन्म के समय। अब जब बच्चों आप जानते हैं कि जब किसी भी बीज को हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, जैसे हम लोग अभी कद्दू का लगाएंगे, घेरा का लगाएंगे ना, बीज लगाते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है, जब वो क्या होता है, उसका जो परत जो रहता है वो उसमें दाना में रहता है ना, बीज में क्या रहता है, परत रहता है, वो परत क्या होता है, पहले फटता है, क्या होता है, कब फटेगा, सूखा में जाकर रोक देंगे तब। सूखा में किसी भी बीज को यदि हम रोप दें तो क्या उससे बीज अंकुरित हो जाएगा, नहीं होगा। यानी उसको अंकुरित होने के लिए वहां पर क्या चाहिए, जल भी होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जल में ही जो मिट्टी में उपस्थित लवण या खनिज पदार्थ रहता है वो क्या होता है, घुलता है कि नहीं है, क्योंकि हमारे मिट्टी में क्या होता है, खनिज पदार्थ उपस्थित होता है, ह्यूमस रहता है, तो वो कहां घुलेगा, जल में। जब तक जल नहीं डालेंगे तब तक वो घुलेगा नहीं। तो वही चीज यहां कहता, समझेगा, कहता कि पेड़ पौधे के विभिन्न भागों द्वारा किसी रसायन की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार की गति बीजों के जन्म के दौरान स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। पराग नलिका का बीजांड, पराग नलिका समझते होंगे, नहीं समझते हैं, पराग नलिका नहीं समझते हैं, समझिए। एक होता है पराग कण, पराग कण समझते हैं, जो हम लोगों के जब अड़हुल फूल तोड़ते हैं ना तो हाथ में पीला पीलापन लग जाता है,
क्या लग जाता है? पीला पीलापन, ठीक है ना, उसको कहते हैं परागकण। यहां कहता है पराग नलिका का बीजांड। बीजांड का मतलब क्या? देखिए पढ़ना इसी आगे शायद इसी चैप्टर में या अगले चैप्टर में, पुष्प नहीं अगला चैप्टर में पढ़ना है पुष्प का। तो देखो पुष्प का जो है ना वो चार भाग होते हैं। पुष्प कितने भागों में होते हैं? 4। एक होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और तीसरा क्या होता है? जायांग। ठीक है ना, सुना? तो पुमंग को नर भाग कहा जाता है, जबकि जायांग को क्या कहा जाता है? मादा भाग। हाँ, और उसी में क्या उपस्थित होता है? जायांग में बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। जहां पर क्या बीज क्या होता है? निर्माण होता है। और ये हमेशा क्या रहता है? देखती होगी, जैसे बताते हैं, जैसे हम लोग गुलाब फूल तोड़ते हैं, गुलाब फूल का तोड़ के उसका पंखड़ी को हटा दो, तुमको इस प्रकार से ऐसे करके तुमको उभरा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ नजर आता है, वही उसका वो जो भाग है ना वो क्या है? उसका बीजांड है। समझिए। या हम लोग गेंदा फूल तोड़ते हैं, गेंदा फूल में से सब फूल के आप नोच करके क्या कीजिए? उसको फेंक दीजिए, आपको इतना उठा हुआ भाग उस पर क्या होगा? दिखाई। वही वो क्या है? आपका बीजांड है। यानी जिसमें से ये आप और देखिए, अभी सूर्यमुखी का बोले, सूर्यमुखी का बोले ना, तो सूर्यमुखी में भी बीजांड होता है। हाँ, जो बाद में उसमें बीज का रूप धारण कर लेता, नहीं करता है? करता है कि नहीं? और उस बीज को क्या करते हैं हम लोग? छुड़ाते हैं, उसका तेल, हाँ उसका तेल हम लोग को उपयोग होता है। जितना भी है हम लोग जो रिफाइंड खा रहे हैं, किसका रिफाइंड खा रहे हैं? सूर्यमुखी के तेल का होता है कि किसका होता है? सूर्यमुखी ही तेल का होता है। समझिएगा। तो यहां कहा था कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वर्तिका नली में से होकर गति करना रासायनिक अनुवर्तन है। अब देखो बीजांड भी है, वर्तिका भी है, ये सब आपके पुष्प के या किसी भी फूल के, हाँ ये जो बीजांड है ना ये जायांग का भाग है। किसका है? जायांग का भाग। जायांग भी 3 भागों में बटा होता है। एक होता है बीजांड, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है वर्तिकाग्र। ठीक है ना? ये जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये बीजांड का मतलब क्या है या नहीं। तो आप लोग अभी बुक खोलिए, हाँ, और देखिए, उसमें देखिए जायांग है। यहां पर जायांग में क्या है? अंडाशय है, समझिएगा। वर्तिका है कि नहीं है? अब बीजांड है कि नहीं है? यहां पर देखिए, है ना? कहता है कि जायांग जो है ना, समझिएगा, कहता है यहां पर यह एक या एक से अधिक स्त्री केसर या कार्पेल्स का बना होता है। जायांग पौधे का क्या होता है? मादा भाग होता है। यही तो हम भी बोल रहे हैं ना कि जो ये जो जायांग है ये क्या है? आपका मादा अंग है। क्या है? मादा अंग। अब पुमंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग। अब ये जो होता है इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, बीजांड होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है। इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। तो देख लिए आप लोग कि जो हम ये जो लिख रहे हैं ये क्या है आपका? सही है, ठीक है ना? तो यही कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर, इसके ओर की ओर वर्तिका नली में क्या होता है? वर्तिका नली में से होकर गति करना रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। कहता है, समझेगा, कहता है कि बीजांड की ओर वर्तिका नली में से, कौन नली? पराग नलिका जो है वो पराग नलिका जब बीजांड की ओर, किधर की ओर? पराग नलिका बीजांड की ओर, और फिर कहां से? वर्तिका नली में से होकर क्या करती है? गति करती है। इसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे है जलानुवर्तन। क्या है अगला? कहता कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जल की दिशा में होने वाले गति को क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। कहता कि इस प्रकार की गति जलीय पौधे की जड़ों में स्पष्ट रूप से क्या होती है? दिखाई देती है। ये फिगर यहां पर गलत हो गया है, ये फिगर उसमें जाना चाहिए था। ये फिगर कहां जाना चाहिए था?
उसमें रासायनिक अनुवर्तन में। अच्छा, उसको सही कर देंगे हम, समझेगा। देख नहीं रहे हैं कि इसमें जो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में बहुत सारा क्या है, हाँ, ये देखिए उभरा हुआ भाग है, ये है ना उभरा हुआ भाग जी। ये क्या है, एक प्रकार का नलियन है इसको, जो इसमें क्या करता है, खनिज पदार्थ को क्या करता है, खींचने का काम करता है। खींचता जब है तब इसमें से क्या होता है, बीज क्या होता है, अंकुरित होता है, और तब उसमें से एक नया पौधा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। अब यहां पर कहता है जलानुवर्तन, कहता है कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जल की दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं, है कि नहीं है। और ये कहां पर, जलीय पौधे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता, जैसे जलकुंभी कहां, किधर, उसका जल किधर की ओर आता है, कमल का फूल किधर की ओर, पुरैन का, मलकों का, पानी फल खाते हैं ना हम लोग, पानी फल, पानी फल नहीं खाई है, पानी फल किसको कहते हैं, जिसमें कांटा होता है, छठ में सिंघाड़ा जिसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पानी फल कहा जाता है। तो इन सभी जितने भी पौधे हैं, इन सभी का जड़ क्या रहता है, पानी की ओर रहता है ना। तो इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं, जलानु। अब ये था क्या, पौधों में क्या, नियंत्रण एवं समन्वय। कल नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसमें बच्चों क्या, देखिए समझिए। कल अगला पढ़ना है पौधों में रासायनिक समन्वय।